सभी बच्चों को प्यार भरा नमस्कार। क्लास की हम शुरुआत करेंगे। क्या पढ़ रहे थे अपन? सेल बायोलॉजी पढ़ रहे थे। ठीक है, क्या पढ़ रहे थे? सेल बायोलॉजी पढ़ रहे। आज सेल बायोलॉजी में सेल ऑर्गेनेल्स पढ़ेंगे, यानी कोशिकांग पढ़ेंगे। ये जो कोशिकांग है ये कहाँ पर पाए जाते हैं? देखो इधर, ये क्या है? एक सेल है। ठीक है, क्या है भैया? सेल है। और सेल में आपको पता है ये क्या है? न्यूक्लियस यानी केंद्रक पाया जाता है। बाद में ये जो जगह नज़र आ रही है आपको, ये ऐसे, ये क्या होता है? साइटोप्लाज्म होता है, यानी कोशिका द्रव्य होता है। कोशिका द्रव्य में बहुत सारे कोशिकांग पाए जाते हैं। ठीक, और उस कोशिकांग में से एक आज हम पढ़ेंगे माइटोकॉन्ड्रिया। देखो ये क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया है। तो आज हम माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इधर देखो, माइटोकॉन्ड्रिया। अब देखो, ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसको सूत्र कणिका भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सूत्र कणिका कहा जाता है। पीएमटी के दौरान ये क्वेश्चन पूछा गया है, सूत्र कणिका कहा जाता है। तो आप कहोगे कि माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। सबसे पहले वर्ड को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखो, जो माइटो होता है ना, माइटो, इसको थ्रेड यानी उसको धागा कहा जाता है, या फिर इसको सूत्र भी कहा जाता है। कॉन्ड्रिया का मतलब क्या होता है? ग्रेन्यूल होता है, यानी कणिका, कणिका होता है। ठीक है, इसलिए देखो धागे को हम सूत्र कह सकते हैं। तो इसका नाम क्या हो गया भाई? माइटोकॉन्ड्रिया का नाम क्या हो गया? सूत्र कणिका हो गया। समझ में आ गया होगा। अब देखो इधर, हिस्ट्री पढ़ेंगे हम सबसे पहले, है ना। हिस्ट्री में क्या दे रखा है? देखो, कोलिकर ने सर्वप्रथम इसे कीटों की पेशियों में देखा। किसको? माइटोकॉन्ड्रिया को, है ना। और एफ मिस ने पादपों में माइटोकॉन्ड्रिया को देखा। भाई कोलिकर है, उन्होंने तो कीटों में देखा, और जो एफ मिस है इन्होंने कहाँ पे देखा? पादपों में देखा। ठीक है, फ्लेमिंग ने इसे फाइला कहा, और अल्टमान ने इसे बायोप्लास्ट कहा। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया की जो खोज का श्रेय है वो किसको दिया जाता है? फ्लेमिंग और अल्टमान को दिया जाता है। खोज का श्रेय, यानी खोजा तो किसने? फ्लेमिंग और अल्टमान ने खोजा, लेकिन जो वास्तविक नाम है माइटोकॉन्ड्रिया का वो किसने दिया? सी बेंडा ने दिया। समझ में आ गया होगा, है ना। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिकीय श्वसन के स्थल है, और उनको क्या कहा जाता है? हुक ब्लूम कहा जाता है। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। वैसे तो ये सारी चीज़ें ही ध्यान रखनी है, कौन से साइंटिस्ट ने इसको क्या कहा, है ना। लेकिन ये तो ध्यान ही रखना है कि माइटोकॉन्ड्रिया की जो खोज का श्रेय है वो फ्लेमिंग और अल्टमान को दिया जाता है, लेकिन जो नाम माइटोकॉन्ड्रिया किसने रखा? वो सी बेंडा ने रखा। समझ में आ गया ना। और कोशिकीय श्वसन के स्थल है माइटोकॉन्ड्रिया में, इनको क्या कहा जाता है? हुक ब्लूम कहा जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा भी लिखी थी कल। अब देखो, डबल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनेल्स हैं। आप सबको पता है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग है, और प्रोकैरियोटिक सेल में ये क्या होता है? एब्सेंट होता है। जो प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं उसमें जो डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल्स होते हैं वो क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं, पता है ना। और प्रोकैरियोटिक सेल में माइटोकॉन्ड्रिया के स्थान पर क्या पाया जाता है? मीजोसोम पाया जाता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा गया है ना। मीजोसोम्स काम आते हैं, इस तरीके से क्वेश्चन था, डाल भी रखा है कम्युनिटी पोस्ट में, आप चेक कर लेना। ठीक है, मैमेलियन आरबीसी में अनुपस्थित होता है कौन? माइटोकॉन्ड्रिया। भाई जो मैमेलियन है, हम क्या है? मैमल्स हैं, और किस में आते हैं? यूकैरियोट में आते हैं। तो आरबीसी में क्या होता है? एब्सेंट रहता है माइटोकॉन्ड्रिया। चालनी नलिकाएं में भी अनुपस्थित होता है क्या? माइटोकॉन्ड्रिया। जो मैमेलियन आरबीसी में भी अनुपस्थित होता है माइटोकॉन्ड्रिया, और फ्लोएम की चालनी नलिकाओं में भी अनुपस्थित होता है। तो ये दोनों ही फैक्ट आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्ति गृह कहा जाता है, पावर हाउस ऑफ सेल। ये बात सबको पता होती है, जब से आप विज्ञान पढ़ना शुरू करते हैं तो आपको पता होता है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसको क्या कहा जाता है? पावर हाउस कहा जाता है। किसका? सेल का। ठीक है, शक्ति ग्रह, शक्ति ग्रह कहते हैं, पता है ना।
ये जो बात है ये किसने बताई थी? सिकविच ने बताई थी। ठीक है भाई, पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है, किसने बताया? सिकविच ने बताया। माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी का क्या होता है? निर्माण होता है। ठीक है, अब देखो हम साइज, थोड़ा सा साइज के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। अलग अलग किताब में अलग अलग मिलेगी तो घबराने की आवश्यकता है नहीं, इस तरीके का क्वेश्चन पूछा भी नहीं जाएगा, है ना। 0.2 माइक्रोमीटर से लेकर के 2 माइक्रोमीटर तक होती है इसका व्यास है। लंबाई की बात की जाए तो 2.0 माइक्रोमीटर से लेकर के 5 माइक्रोमीटर तक होती है। ठीक है, ये इसकी लंबाई है। शेप के बारे में हम बात करें तो इसकी जो शेप है, डायग्राम मैं अभी दिखा दूंगी थोड़ी देर बाद में, सिलेंड्रिकल होती है। कैसी होती है? बेलनाकार होती है। नंबर की बात की जाए तो आमतौर पर 1000 से 1600 प्रति कोशिका माइटोकॉन्ड्रिया देखने को मिलता है। ये सामान्य संख्या है। ठीक है भाई, इतनी होती है सामान्य तौर पर, लेकिन ये बायोलॉजी है। अब बायोलॉजी है, अपवाद ना हो ऐसा कभी हो सकता है क्या? नहीं, बायोलॉजी क्या होती है? अपवादों से भरी पड़ी है भैया। अब देखो, माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या कोशिका की सक्रियता पर क्या करती है? निर्भर करती है। कोशिका की सक्रियता पर निर्भर करती है माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या। अपवाद देखो, क्लोरेला फस्का और माइक्रोस्टीरियस, ये सवाल है। और इनमें क्या होता है? एक माइटोकॉन्ड्रिया पर सेल पाया जाता है, मतलब एक कोशिका में एक ही माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। वैसे आमतौर पर कितने पाए जाते हैं? प्रति कोशिका में 1000 से 1600 के आसपास पाए जाते हैं। ये माइटोकॉन्ड्रिया की सामान्य संख्या होती है। लेकिन क्लोरेला फस्का और माइक्रोस्टीरियस हैं, उनमें एक माइटोकॉन्ड्रिया पर सेल पाया जाता है। ठीक है, अब देखो काउस ये क्या है? जियांट अमीबा है। ठीक है, यहाँ पर देखो भैया 5 लाख माइटोकॉन्ड्रिया पर सेल पाया जाता है। ये अपवाद है, ये अपवाद ही पढ़ रहे हैं सारे, है ना। एक सेल में 5 लाख के आसपास क्या पाए जाते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं। एनिमल सेल में माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या प्लांट सेल से अधिक होती है। जो जंतु कोशिका होती है उसमें माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या ज़्यादा होती है। किसकी तुलना में? पादप कोशिका की तुलना में। पक्षियों की जो उड़न पेशियां हैं में माइटोकॉन्ड्रिया बहुत ज़्यादा संख्या में देखने को मिलते हैं। तो कुछ कुछ बातें हैं जो कि याद रखनी है। आगे देखो, कॉन्ड्रियोम ये क्या होता है? इसको सुनो भैया। एक कोशिका में उपस्थित समस्त माइटोकॉन्ड्रिया को संयुक्त रूप से क्या कहा जाता है? कॉन्ड्रियोम कहा जाता है। समझ में आ गया? अरे समझ में आ गया क्या? मैंने क्या बताया कि सामान्य तौर पर एक कोशिका में 1000 से लेकर के 1600 के आसपास माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं। तो 1000 से लेकर के 1600 के आसपास जो माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं उनको संयुक्त रूप से क्या कहा जाता है? कॉन्ड्रियोम कहा जाता है। समझ में आ गया होगा? अब देखो, ये माइटोकॉन्ड्रिया की स्ट्रक्चर आपको नजर आ रही है ना। इधर देखो, ये जो मैं पेन चला रही हूँ ये क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया की आउटर सेल है। क्या है? आउटर सेल है। और ये क्या है? ये माइटोकॉन्ड्रिया की इनर सेल है। ठीक है भाई, ये तो आउटर सेल है और ये क्या है? इनर सेल है ना। आउटर सेल और इनर सेल के बीच में एक स्पेस पाया जाता है, ये रहा स्पेस, और इसको पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस कहा जाता है। ठीक है, देखो ये तो आउटर मेम्ब्रेन है और ये क्या है? इनर मेम्ब्रेन है। इन दोनों मेम्ब्रेन के बीच में एक स्पेस पाया जाता है, ये वाला, इसको पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस कहा जाता है। ठीक है, अब देखो ये जो पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस है ना, पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस है, इसकी जो मोटाई होती है, मोटाई वो कितनी होती है? 100 एंगस्ट्रम के आसपास होती है। और जो आउटर मेम्ब्रेन की बात करें वो 75 एंगस्ट्रम होती है, और इनर मेम्ब्रेन की बात करें वो भी क्या होती है? 75 एंगस्ट्रम होती है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये क्या है? मैट्रिक्स है। ठीक है भाई, ये क्या है? इनर मेम्ब्रेन है, और इनर मेम्ब्रेन के अंदर अंदर ये क्या है? मैट्रिक्स है। और इस मैट्रिक्स में बहुत सारे एंजाइम पाए जाते हैं। ठीक है,
और यहाँ पर नज़र आ रहा है इस तरीके से आपको, ये क्या है, राइबोसोम है, ठीक है। और ध्यान रखना माइटोकॉन्ड्रिया में जो राइबोसोम पाया जाता है वो 70S टाइप का राइबोसोम पाया जाता है, ठीक है। और यहाँ पर वर्ताकार आपको DNA नज़र आ रहा है। तो माइटोकॉन्ड्रिया में वृत्ताकार DNA पाया जाता है और 70S राइबोसोम पाया जाता है। बैक्टीरिया में भी वर्ताकार DNA पाया जाता है और जो राइबोसोम पाया जाता है वो कैसा पाया जाता है, 70S राइबोसोम पाया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, ये जो इनर मेम्ब्रेन है, ये देखो, ये क्या है, इनर मेम्ब्रेन। अब देखो इनर मेम्ब्रेन का मुंह मैट्रिक्स की तरफ होता है, उसको एफ फेस कहा जाता है। और इनर मेम्ब्रेन का मुंह आउटर मेम्ब्रेन की तरफ होता है, उसको सी फेस कहा जाता है। समझ में आ गया भाई? देखो ये क्या है, इनर मेम्ब्रेन है और इनर मेम्ब्रेन के इधर क्या है, मैट्रिक्स है। और मैट्रिक्स है ना, तो जो इनर मेम्ब्रेन है इसका मुंह मैट्रिक्स की तरफ होता है, उसको एम फेस कहा जाता है। और इनर मेम्ब्रेन का मुंह आउटर मेम्ब्रेन की तरफ होता है, उसको क्या कहा जाता है, सी फेस कहा जाता है। समझ में आ गया होगा? तो जो इनर मेम्ब्रेन है उसमें दो फेस पाए जाते हैं, एक मैट्रिक्स फेस और एक साइटोसोल फेस। तो ये बात है। अब देखो ये जो इनर मेम्ब्रेन आपको नज़र आ रही है इस तरीके से, ठीक है। इनर मेम्ब्रेन में आपको फोल्ड नज़र आ रहे हैं ना इस तरीके से, इसको क्या कहा जाता है, क्रिस्टी कहा जाता है। और क्रिस्टी के बारे में पैलाडे ने बताया था, है ना। क्रिस्टी की तरफ इस तरीके से कुछ नज़र आ रहा है आपको, ये जो स्ट्रक्चर नज़र आ रही है, इनको क्या कहा जाता है, ऑक्सीसोम कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ऑक्सीसोम कहा जाता है, ठीक है। और देखो ये जो बाहर की जो आउटर मेम्ब्रेन है ये बिल्कुल स्मूथ है, इस पर किसी भी तरीके का कोई फोल्ड नज़र आ रहा है क्या आपको? देखो बाहर की जो आउटर लाइन है इस पर कोई भी फोल्ड नज़र नहीं आ रहा, यानी जो माइटोकॉन्ड्रिया की बाहरी यानी आउटर मेम्ब्रेन है इस पर कोई भी फोल्ड आपको नज़र नहीं आता। जबकि इनर मेम्ब्रेन में आपको जगह जगह फोल्ड नज़र आते हैं और इन फोल्ड को क्या कहा जाता है, क्रिस्टी कहा जाता है। क्रिस्टी के ऊपर टेनिस की रैकेट जैसी एक स्ट्रक्चर पाई जाती है जिसको क्या कहा जाता है, ऑक्सीसोम कहा जाता है, ठीक है। वर्ताकार DNA पाया जाता है, ये मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स में बहुत सारे एंजाइम पाए जाते हैं। ये आउटर मेम्ब्रेन है, ये इनर मेम्ब्रेन है। आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच में एक स्पेस पाया जाता है जिसको पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस कहा जाता है। इधर आपको राइबोसोम नज़र आ रहे हैं, कौन से राइबोसोम हैं, 70S टाइप के राइबोसोम पाए जाते हैं। ये जो माइटोकॉन्ड्रिया की आपको जो बाहरी मेम्ब्रेन नज़र आ रही है इस पर पोरीन प्रोटीन पाए जाते हैं। पोरीन प्रोटीन को आप कैरियर प्रोटीन भी कह सकते हो, है ना। तो ये इस आउटर मेम्ब्रेन पर पाए जाते हैं। तो ये थी स्ट्रक्चर कौन सी, अरे कौन सी थी ये स्ट्रक्चर, माइटोकॉन्ड्रिया की थी। अब देखो यहाँ पर देखो एक बार, माइटोकॉन्ड्रिया को जेनसन ग्रीन बी अभिरंजक के द्वारा क्या किया जाता है, स्ट्रेन किया जाता है। देखो स्ट्रेन करने की ज़रूरत क्यों है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया को जब आप स्टडी करते हो तो वही अंदर का पार्ट देखना होता है, तो इसके लिए अच्छी तरीके से वो हमें दिखे, इसके लिए जेनसन ग्रीन बी अभिरंजक के द्वारा इसको स्ट्रेन किया जाता है, स्टेन किया जाता है, अभिरंजित किया जाता है। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है माइटोकॉन्ड्रिया को स्टेन किया जाता है, तो आप कहोगे जेनसन ग्रीन बी के द्वारा किया जाता है, ठीक है। अब आगे चलो, ये देखो कलरफुल डायग्राम लिया है, थोड़ा सा बात वही है, ठीक है। अब देखो ये तो इनर मेम्ब्रेन है, ये क्या है, इनर मेम्ब्रेन है, ये क्या है, आउटर मेम्ब्रेन है। और इनर मेम्ब्रेन के अंदर ये क्या होता है, मैट्रिक्स होता है, ये आपको नज़र आ रहा है। ये क्या है, DNA है और ये क्या है, राइबोसोम है, ठीक है। तो देख लो बस इसी तरीके से है। ये जो ये क्या है, क्रिस्टी है और इसको क्रिस्टी जंक्शन कहा जाता है, ठीक है। और ये इंटर मेम्ब्रेन स्पेस है, दोनों मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस पाया जाता है ये इनर मेम्ब्रेन है और ये आउटर मेम्ब्रेन है। इसके बीच में जो स्पेस पाया जाता है वो इंटर मेम्ब्रेन स्पेस
या पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस कहा जाता है, एक ही बात है। यहाँ पर आपको नज़र आ रहे हैं क्रिस्टी के ऊपर ऑक्सीसोम पाए जाते हैं। ऑक्सीसोम को ही F0F1 कॉम्प्लेक्सेस कहा जाता है, या फिर F0F1 नाम किसका होता है, ऑक्सीसोम का ही होता है। ठीक है, तो ये था माइटोकॉन्ड्रिया, देख लिया। अब देखो दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग, यहाँ से पढ़ेंगे। ठीक है, नजर आ रहा है भैया, दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग, ये देखो ये आउटर मेम्ब्रेन है यानी बाहरी झिल्ली। बाहरी झिल्ली होती है वो 75 एंगस्ट्रम मोटी होती है, और ये सपाट और कैसी होती है, स्मूथ होती है। अभी थोड़ी देर पहले बताया था, ये माइटोकॉन्ड्रिया की बाहरी झिल्ली होती है जो कि कैसी होती है, सपाट होती है और स्मूथ होती है। इसमें कहीं भी कोई भी फॉल्ट नहीं पाया जाता। इसमें फोस्फोलिपिड और कोलेस्ट्रॉल की अधिक मात्रा पाई जाती है, किसमें, आउटर मेम्ब्रेन में। ये परमेबल पारगम्य होती है क्योंकि इस पर क्या पाई जाती है, पोरीन प्रोटीन पाई जाती है। पोरीन प्रोटीन या फिर वाहक प्रोटीन भी कह सकते हो। ये कैसी होती है भाई, ये प्रेजेंट होते हैं आउटर मेम्ब्रेन पर। यही रीजन है कि ये उच्च पारगम्य होती है, कौन, आउटर मेम्ब्रेन। ठीक है, इनर मेम्ब्रेन यानी भीतरी झिल्ली, ये कितनी होती है, इसकी मोटाई 75 एंगस्ट्रम इसकी मोटाई होती है। इसके स्थान पर वलयित हो जाते हैं। आपने देखा होगा कि जगह जगह पर इनर मेम्ब्रेन क्या होती है, वलयित होती है। इनको क्या कहा जाता है, क्रिस्टी कहा जाता है। क्रिस्टी के ऊपर एक रैकेट जैसी स्ट्रक्चर पाई जाती है जिसको ऑक्सीसोम कहा जाता है। ये बात मैंने अभी तक आपको बताई है। यहाँ पर देखिए, इन वलय को क्या कहा जाता है, फोल्ड कहा जाता है, यानी फोल्ड्स, यानी इसको क्रिस्टी कहा जाता है। क्रिस्टी के बारे में कौन से साइंटिस्ट ने बताया था, पैलाडे ने बताया था। भीतरी झिल्ली में प्रोटीन अधिक मात्रा में होती है। ठीक है, यहाँ पर प्रोटीन अधिक मात्रा में होती है, और यहाँ पर क्या होता है, फोस्फोलिपिड और कोलेस्ट्रॉल अधिक मात्रा में होता है। किसकी बात चल रही है, बाहरी झिल्ली, माइटोकॉन्ड्रिया की बाहरी झिल्ली में फोस्फोलिपिड और कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, अधिक होता है। जबकि जो इनर मेम्ब्रेन होती है इसमें अधिक मात्रा में क्या होता है, प्रोटीन होता है। ठीक है, भीतरी झिल्ली अपारगम्य होती है। ठीक है, इसलिए इसे विशेष ट्रांसपोर्टर की आवश्यकता होती है ताकि ये पदार्थों का क्या कर सके, परिवहन कर सके। देखो आउटर मेम्ब्रेन तो उच्च पारगम्य होती है क्योंकि उस पर पोरीन प्रोटीन पाई जाती है, लेकिन यहाँ पर क्या बता रखा है, यहाँ पर तो ये बता रखा है ये जो झिल्ली है वो अपारगम्य होती है, इसलिए विशेष ट्रांसपोर्टर की क्या होती है, जरूरत होती है ताकि वो पदार्थों का क्या कर सके, परिवहन कर सके। आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच में एक स्पेस पाया जाता है, इसको पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस कहा जाता है। बता दिया आपको भाई, ये क्या है, ये तो माइटोकॉन्ड्रिया की बाहरी झिल्ली है, और ये क्या थी, ये अंदर वाली झिल्ली थी। तो बाहरी झिल्ली और अंदर वाली झिल्ली के बीच में एक स्पेस पाया जाता है जिसको पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस कहा जाता है। क्रिस्टी पर टेनिस के रैकेट के समान एक स्ट्रक्चर पाई जाती है जिनको ऑक्सीसोम कहा जाता है। ठीक है, क्रिस्टी पर टेनिस के रैकेट के आकार के ऑक्सीसोम पाए जाते हैं। ऑक्सीसोम की संख्या प्रति माइटोकॉन्ड्रिया 10 की पावर 4 से लेकर के 6 होती है। भाई एक माइटोकॉन्ड्रिया होता है ना, उसमें ऑक्सीसोम की संख्या कितनी होती है, 10 की पावर 4 से लेकर के 10 की पावर 6 होती है। समझ में आ रहा है। अब देखो कई किताबों में आपको 10 की पावर 4 मिलेगा, कई में आपको 10 की पावर 5 मिलेगा, कई में आपको 10 की पावर 6 मिलेगा। तो कुछ भी आए वही क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। 4, 5, 6 इसमें से कुछ भी आए ना वही सही हो जाएगा। ऑप्शन में 4 दे रखा है तो 4 सही, 5 दे रखा है तो 5 सही, और 6 दे रखा है तो 6 सही। ठीक है, ऑक्सीसोम को F0F1 कण या फिर इसको एलिमेंट्री पार्टिकल या फिर इसको फर्नांडीज मोरेन कण कहते हैं। ये तीनों नाम किसके हैं, ऑक्सीसोम के नाम है। तो ध्यान रखना, F0F1 कण ऑक्सीसोम को कहा जाता है, एलिमेंट्री पार्टिकल ऑक्सीसोम को कहा जाता है, या फिर इसको फर्नांडीज मोरेन कण भी इसको कहा जाता है। ठीक है, अब देखो इसकी स्ट्रक्चर देखो थोड़ा सा, ये क्या है, ऑक्सीसोम है। देखो इस तरीके का पाया जाता है। ये किस पे पाया जाता है, क्रिस्टी पे पाया जाता है। ठीक है ना, देखो ऐसे नीचे की तरफ क्या होती है, क्रिस्टी होती है ना,
इस क्रिस्टी पर ये क्या पाया जाता है, ऑक्सीसोम पाया जाता है, ठीक है। और ऑक्सीसोम के 3 भाग होते हैं, ये वाला भाग क्या है, हेड है, और ये वाला भाग क्या है, स्टॉल्क है, और ये वाला भाग क्या है, बेस यानी आधार है। तो शीर्ष, वृंत और आधार ये किसके भाग होते हैं, 3 भाग होते हैं, ठीक है। और ये क्या है, यहाँ पर F1 कण है, ठीक है, ये F1 है, ओके। ये क्या है, ऑक्सीसोम है, समझ में आ गया ना। अब देखो ये जो हेड होता है ना, इसी में एटीपीएज एंजाइम पाया जाता है, और इसी हेड में ईटीएस चलता है, ठीक है। वैसे जो ईटीएस हो गया, क्रेब्स चक्कर हो गया, ये जैसे ही हम और यहाँ पे नहीं, जब हम वो स्टार्ट करेंगे अपना मोलिकुलर बायोलॉजी पढ़ेंगे तो वहाँ पर डीएनए आरएनए रेप्लिकेशन वगैरह पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे जैसे आगे चलते जाएंगे इन सारी चीज़ों को पढ़ते हुए जाएंगे। बस अभी आपको ध्यान रखना है कि हेड में ईटीएस अभिगमन तंत्र चलता है, ठीक है। अब देखो ऑक्सीसोम के शीर्ष में ईटीएस यानी इलेक्ट्रॉन अभिगमन तंत्र चलता है, ठीक है। अब देखो ये मैंने आपको स्ट्रक्चर तो बता ही दी, ये ईटीएस है, ये कहाँ पर चलता है, शीर्ष में चलता है, ठीक है। अब देखो इधर एक बार, ऑक्सीसोम क्रिस्टी, मतलब ये जो ऑक्सीसोम है ये क्रिस्टी से OSCP के द्वारा क्या रहता है, जुड़ा हुआ रहता है। देखो आपने देखा होगा ये जो इनर मेम्ब्रेन फोल्ड होती है तो उस जहाँ से फोल्ड होती है उसको क्या कहा जाता है, क्रिस्टी कहा जाता है। और ये क्या है, ऑक्सीसोम है, जो कि किसके साथ में जुड़ा हुआ होता है, क्रिस्टी के साथ में जुड़ा हुआ होता है। तो जहाँ से जुड़ा हुआ होता है उसको क्या कहा जाता है भाई, किस वजह से ये जुड़ा हुआ होता है, ये ओलिगोमाइसिन सेंसिटिविटी कॉन्फ्रेंसी प्रोटीन के द्वारा ऑक्सीसोम से क्या होता है, जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। ये जो क्रिस्टी है ऑक्सीसोम से जुड़ी भी रहती है भाई, या फिर यूँ कह दो कि ऑक्सीसोम क्रिस्टी से जुड़ा हुआ होता है, किसके द्वारा, ओलिगोमाइसिन सेंसिटिविटी कॉन्फ्रेंसी प्रोटीन के द्वारा क्या रहता है, जुड़ा हुआ रहता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये जो हेड है, कौन सा, ये हेड है, ठीक है। ध्यान से बनाना भैया नोट्स, कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा थी वो मैंने ब्लैक पेन से ऐसे लिख दी ताकि कुछ चीज़ें हमारी छूटे नहीं, ठीक है। तो आराम से नोट्स बनाना, बहुत अच्छी तरीके से बनाना, सारी चीज़ें आपकी क्या हो जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी। ये देखो ये हेड है, ठीक है, ये वाला हेड, इसमें एक एंजाइम पाया जाता है उसका नाम है एटीपीएज एंजाइम। ये जो एटीपीएज एंजाइम है ये एटीपी सिंथेटेज एंजाइम है, ठीक है। हेड में एटीपी का संश्लेषण होता है, वो भी ऑक्सीजन की उपस्थिति में, ठीक है भाई। एटीपी का संश्लेषण होगा किसकी उपस्थिति में, ऑक्सीजन की उपस्थिति में, ठीक है। ऑक्सीसोम के हेड में ऑक्सीजन की उपस्थिति में एटीपी के निर्माण की जो प्रक्रिया होती है उसको कहा जाता है ऑक्सीडेटिव फोस्फोराइलेशन कहते हैं भाई। हेड में ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो एटीपी के निर्माण की जो प्रोसेस होती है उसको ऑक्सीडेटिव फोस्फोराइलेशन यानी ऑक्सीकरण फोस्फोरिलीकरण कहा जाता है, ठीक है। आगे देखो माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स, माइटोकॉन्ड्रिया का जो मैट्रिक्स होता है वो इनर मेम्ब्रेन के अंदर का स्पेस होता है। देखो ये क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया में इस तरीके से आपको पता है ये क्या है, इनर मेम्ब्रेन है, इस तरीके से है ना। तो ये तो आउटर मेम्ब्रेन है और ये क्या है, इनर मेम्ब्रेन है। ये जो है ये क्या होता है, मैट्रिक्स होता है, ठीक है। और मैट्रिक्स में क्या चलता है, क्रेब्स चक्कर चलता है। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, याद रखना है आपको कि माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में कौन सा चक्कर चलता है, क्रेब्स चक्कर चलता है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, पीएमटी में भर भर के क्वेश्चन पूछा गया है। जितनी भी एग्जाम होती है साइंस की उसमें हर में एक एक बार तो ये क्वेश्चन पूछा ही जाता है, ठीक है। मैट्रिक्स में वायवीय श्वसन क्रेब्स चक्कर चलता है, ठीक है। मैट्रिक्स में वायवीय श्वसन क्रेब्स चक्कर चलता है। और जो माइटोकॉन्ड्रिया का जो मैट्रिक्स होता है उसमें श्वसन के एंजाइम क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। समझ में आ गया भाई, माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में क्या कौन सा चक्कर चलता है, क्रेब्स चक्कर चलता है। और ये जो मैट्रिक्स है इसमें श्वसन एंजाइम क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। भाई श्वसन एंजाइम प्रेजेंट होते हैं तभी तो मैट्रिक्स में वायवीय श्वसन क्रेब्स चक्कर चलेगा ना, ठीक है। क्रेब्स चक्र के लिए आवश्यक सभी एंजाइम माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में पाए जाते हैं
भाई सारे के सारे एंजाइम कहाँ पर पाए जाते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में पाए जाते हैं, लेकिन अपवाद स्वरूप कुछ चीज़ें आपको मिलेंगी ही मिलेंगी। तो अपवाद देखो ये इंपॉर्टेंट भी है जो कि आपको ध्यान रखना है। ये कौन सा अपवाद है? देखो, क्रेब्स चक्कर का जो सक्सेनिक डीहाइड्रोजनेज एंजाइम है वो माइटोकॉन्ड्रिया की भीतरी झिल्ली से क्या रहता है? संलग्न रहता है। समझ में आ गया? देखो, क्रेब्स चक्कर का जो सक्सेनिक डीहाइड्रोजनेज एंजाइम है ये माइटोकॉन्ड्रिया की भीतरी झिल्ली से क्या रहता है? संलग्न रहता है। बाकी सारे के सारे कहाँ पर पाए जाते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में पाए जाते हैं। मैट्रिक्स में रेप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन दोनों के लिए एंजाइम पाए जाते हैं। ठीक है, देखो माइटोकॉन्ड्रिया में रेप्लिकेशन यानी प्रतिकृतियन के लिए आवश्यक जो एंजाइम होता है डीएनए पॉलीमरेज वो पाया जाता है, और ट्रांसक्रिप्शन यानी अनुलेखन के लिए जो आवश्यक एंजाइम होता है आरएनए पॉलीमरेज वो भी कहाँ पर पाया जाता है? मैट्रिक्स में पाया जाता है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में द्विरज्जुकीय वृत्ताकार डीएनए पाया जाता है। क्या पाया जाता है? देखो इस तरीके से आपने देखा था ना, इस तरीके का वर्ताकार डीएनए कहाँ पर पाया जाता है? मैट्रिक्स में पाया जाता है। ठीक है, डीएनए जीसी रिच डीएनए होता है, ये ध्यान रखना भैया। डीएनए कैसा होता है? जीसी रिच होता है। जीसी रिच क्या होता है ये तो पता ना, ये ग्वेनिन है और ये साइटोसिन है। डीएनए में ग्वेनिन, साइटोसिन, एडेनिन, थाइमिन पाए जाते हैं, पता है ना। तो जो डीएनए होता है उसमें जीसी रिच डीएनए होता है। जीसी मतलब ग्वेनिन और साइटोसिन की मात्रा ज़्यादा होती है, किससे? थाइमिन और एडेनिन से। भाई जो डीएनए होता है उसमें ग्वेनिन पाया जाता है, साइटोसिन पाया जाता है, थाइमिन पाया जाता है और क्या पाया जाता है? एडेनिन पाया जाता है। ठीक है, अब जो आरएनए होता है उसमें थाइमिन की जगह क्या पाया जाता है? यूरेसिल पाया जाता है। ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे जब मॉलिक्यूलर बायोलॉजी पढ़ेंगे। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए पाया जाता है वो कैसा होगा? जीसी रिच डीएनए होगा। ठीक है, अब देखो मैट्रिक्स में 70S प्रकार के क्या पाए जाते हैं? राइबोसोम पाए जाते हैं। कहाँ पर पाया जाता है? मैट्रिक्स में पाया जाता है। कौन से टाइप का पाया जाता है? 70S टाइप का पाया जाता है। इसलिए वे स्वयं की प्रोटीन क्या कर सकते हैं? बना सकते हैं। और आप सबको पता है कि जो राइबोसोम होता है उससे प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। भाई खुद के पास राइबोसोम है, खुद के पास राइबोसोम है तो प्रोटीन क्या कर लेगा? प्रोटीन बना लेगा, है ना। खुद के पास माइटोकॉन्ड्रिया के पास खुद का डीएनए है, तो डीएनए है तो डीएनए क्या करता है? प्रतिकृतियन का काम करता है, यानी रेप्लिकेशन का काम करता है। तो ये रेप्लिकेट कर लेगा। समझ में आ रहा है ना? नोट में देखो, स्तनधारियों के माइटोकॉन्ड्रिया में 55S प्रकार के क्या पाए जाते हैं? राइबोसोम पाए जाते हैं। ठीक है, तो इसकी दो यूनिट होती है, एक 35S होती है और एक 25S होती है। देखो 55 का ऐसे मत करना, अरे ये तो बराबर बराबर नहीं हो रहा, नहीं नहीं, ऐसे ही होता है, बराबर बराबर नहीं होता। 55S प्रकार की राइबोसोम पाए जाते हैं, ये भी इसकी दो यूनिट होती है, एक 35S होती है और एक 25S होती है। माइटोकॉन्ड्रिया को अर्धस्वायत्त कोशिकांग भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? अभी थोड़ी देर पहले अगर ध्यान दिया हो तो समझ गए होंगे, लेकिन फिर भी देखो, माइटोकॉन्ड्रिया को अर्धस्वायत्त कोशिकांग यानी सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल कहा जाता है। क्यों कहा जाता है ये देखो, यहाँ पर आंसर देख लो, एक बार तो पढ़ लो, समझ आ जाएगा, फिर और समझ लेंगे। क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए पाया जाता है और क्या पाया जाता है? राइबोसोम पाया जाता है। भाई माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए पाया जाता है, कैसा? वृत्ताकार डीएनए पाया जाता है। राइबोसोम पाए जाते हैं, 70S टाइप के राइबोसोम पाए जाते हैं, और ये दोनों कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में प्रेजेंट होते हैं। डीएनए की उपस्थिति के कारण माइटोकॉन्ड्रिया अपनी स्वयं की क्या बना सकता है? प्रतिकृति यानी कॉपी बना सकता है। भाई डीएनए है इसके पास खुद का, तो डीएनए क्या करता है? प्रतिकृतियन का काम करता है, यानी रेप्लिकेशन का काम करता है, और रेप्लिकेशन में क्या होता है? कॉपीज बनती है। इसलिए ये कोशिका पर क्या नहीं होता? डिपेंड नहीं होता। भाई खुद का डीएनए है तो कोशिका पर क्यों डिपेंड होगा? है, इसके पास खुद का डीएनए है तो ये रेप्लिकेशन खुद ही कर लेगा, प्रतिकृतियन कर ही सकता है, अपनी कॉपी बना ही सकता है, नहीं बना सकता क्या? है ना।
अरे भाई मुझे ये बताओ, आप अपना सिलेबस पढ़ने के लिए खुद कैपेबल हैं तो दूसरे पे डिपेंड क्यों होंगे? समझ में आ रहा ना? सेल्फ स्टडी से आप खुद अपना कर सकते हो तो किसी टीचर पे डिपेंड होने की ज़रूरत है क्या? इसी तरीके से माइटोकॉन्ड्रिया के पास में खुद का डीएनए है तो वो कोशिका पर डिपेंड होगा क्या? नहीं होगा। ठीक है। इसी प्रकार माइटोकॉन्ड्रिया के पास स्वयं की प्रोटीन संश्लेषण मशीनरी है राइबोसोम के कारण। खुद के पास राइबोसोम है तो स्वयं की प्रोटीन संश्लेषण यानी प्रोटीन सिंथेसिस की मशीनरी भी किसके पास है? माइटोकॉन्ड्रिया के पास है। एवं ये प्रोटीन संश्लेषण के लिए कोशिका पर निर्भर नहीं रहता, प्रोटीन संश्लेषण के लिए कोशिका पर निर्भर नहीं करता और प्रतिकृतिन के लिए माइटोकॉन्ड्रिया है वो कोशिका पर निर्भर नहीं करता। यही रीजन है माइटोकॉन्ड्रिया को सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेल कहा जाता है, अर्धस्वायत्त कोशिकांग कहा जाता है। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, हर एक नई माइटोकॉन्ड्रिया की उत्पत्ति पूर्व उपस्थित माइटोकॉन्ड्रिया से होती है। समझ में आ रहा है भाई? हर एक नए माइटोकॉन्ड्रिया की जो उत्पत्ति है वो पूर्व उपस्थित माइटोकॉन्ड्रिया से होती है। जब मैंने सेल स्टार्ट किया था तो आपको एक बात बताई थी कि जो रुडोल्फ विर्चो एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये बात बताया था कि एक कोशिका की उत्पत्ति पूर्व उपस्थित कोशिका से होती है, या फिर यूँ कहूँ कि नई कोशिका की उत्पत्ति पूर्ववर्ती उपस्थित कोशिका से होती है। सेम वही बात है, हर एक नए माइटोकॉन्ड्रिया की उत्पत्ति कैसे होती है? पूर्व उपस्थित माइटोकॉन्ड्रिया से होती है। माइटोकॉन्ड्रिया की विभाजन की बात करें, डिवीजन की बात करें तो इसमें फ्यूजन यानी विखंडन डिवीजन पाया जाता है। विखंडन में भी कौन सा पाया जाता है? द्विविखंडन यानी बाइनरी फ्यूजन पाया जाता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया में जो विभाजन होता है वो बाइनरी फ्यूजन यानी द्विविखंडन विधि के द्वारा होता है। ध्यान रखना, क्वेश्चन पूछा जाता है। अब देखो कुछ क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर, ये याद रखना है भैया आपको। ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया की आउटर मेम्ब्रेन को अगर हटा दें तो उसे क्या कहेंगे? माइटोप्लास्ट कहेंगे। क्या बोल रही हूँ? आउटर मेम्ब्रेन को हटा दें, ठीक है, बाहरी झिल्ली को हटा दें तो क्या कहेंगे? माइटोप्लास्ट कहेंगे। एक कोशिका में उपस्थित सभी माइटोकॉन्ड्रिया को संयुक्त रूप से क्या कहा जाता है? कॉन्ड्रियोम कहा जाता है। थोड़ी देर पहले बताया था कि सामान्य संख्या में जो माइटोकॉन्ड्रिया है एक सेल में करीबन 1000 से लेकर के 1600 के आसपास पाए जाते हैं। ठीक है, 1600 के आसपास पाए जाते हैं। तो ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है इनको संयुक्त रूप से क्या कहा जाता है? कॉन्ड्रियोम कहा जाता है। देखो ये तो सामान्य संख्या है, अपवाद भी मैंने आपको बता दी, अपवादों को भी आपको ध्यान रखना है। माइटोकॉन्ड्रिया को किससे अभिरंजित किया जाता है? तो आप कहोगे जैनस ग्रीन बी के द्वारा अभिरंजित किया जाता है, स्टेन किया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया के भीतर पाया जाने वाला जो डीएनए होता है वो कैसा होता है? अरे डीएनए कैसा होता है? वृत्ताकार होता है। लेकिन इसी के साथ साथ वो डीएनए कैसा होता है? जीसी रिच होगा या फिर एटी रिच होगा? तो आप कहोगे जीसी रिच होगा। क्यों होगा? क्योंकि इसमें ग्वानिन और साइटोसिन की मात्रा अधिक पाई जाती है। किसकी कंपेरिजन में? एडेनिन और थायमिन की कंपेरिजन में। ठीक है। आरएनए में थायमीन की जगह क्या पाया जाता है? यूरेसिल पाया जाता है। अरे पाया जाता है क्या? नहीं पता? पढ़ो फिर। माइटोकॉन्ड्रिया में पाए जाने वाले डीएनए की खोज किसने की? नास व मार्चिट ने की। तो ये ध्यान रखेंगे ये नाम आप। माइटोकॉन्ड्रिया की उत्पत्ति कैसे होती है? अरे इसको बाद में पढ़ेंगे, पहले ये पढ़ो। माइटोकॉन्ड्रिया और बैक्टीरिया में क्या समानता होती है? देखो समानता क्या होती है? दोनों में जो विखंडन होता है वो किस विधि से होता है? अरे विभाजन होता है वो किस विधि से होता है? विखंडन विधि के द्वारा होता है, यानी फ्यूजन विधि के द्वारा होता है। दोनों के बाह्य झिल्ली पर एक प्रोटीन पाई जाती है जिसको क्या कहा जाता है? पोरीन कहा जाता है, या फिर उसको कैरियर प्रोटीन भी कह सकते हो, है ना। दोनों में वृत्ताकार डीएनए पाया जाता है। सर्कुलर डीएनए देखने को मिलता है किसमें? बैक्टीरिया और माइटोकॉन्ड्रिया की बात चल रही है। दोनों में जो राइबोसोम होते हैं वो कैसे होते हैं? 70S प्रकार के राइबोसोम होते हैं। तो ये समानता बैक्टीरिया और माइटोकॉन्ड्रिया में पाई जाती है। तो हम कह सकते हैं ना कि माइटोकॉन्ड्रिया की उत्पत्ति किससे होती है? बैक्टीरिया से होती है। किससे होती है? बैक्टीरिया से होती है। देखो बैक्टीरिया भी कौन सा है? पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, बैंगनी गंधक जीवाणु। समझ में आ गया ना। इससे माइटोकॉन्ड्रिया की क्या होती है? उत्पत्ति होती है। तो पूछा जाए, देखो ये स्लाइड अच्छी तरीके से नहीं आई है लेकिन इसकी कॉपी मैंने यहाँ पर लगा दी, यानी दोनों स्लाइड क्या है? एक ही है। तो यहाँ से पढ़ लेंगे। देखो स्तनधारियों की और ये कौन सी? स्तनधारियों की। तो ये सही है, यहाँ से पढ़ेंगे अभी।
स्तनधारियों यानी मेमल्स की आरबीसी में माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, अनुपस्थित होता है, ये बात मैंने बता दी आपको। प्रोकैरियोट्स में माइटोकॉन्ड्रिया क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं, और उनके स्थान पर क्या पाए जाते हैं, मीजोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। ये लाइन ध्यान रखना भैया, प्रोकैरियोट में माइटोकॉन्ड्रिया क्या होते हैं, एब्सेंट रहते हैं, और इसके स्थान पर मीजोसोम्स पाए जाते हैं, जो क्या काम करते हैं, श्वसन का काम करते हैं। ठीक है, अब देखो माइटोकॉन्ड्रिया के कार्य यहाँ पर देखिए आप, इंपॉर्टेंट है भैया कार्य। वैसे पूरी सेल बायोलॉजी ही इंपॉर्टेंट है, आनी चाहिए आपको अच्छी तरीके से सेल बायोलॉजी। तो देखो एटीपी संश्लेषण का काम करता है, बिल्कुल एटीपी संश्लेषण का काम करता है। अब मेटरनल इनहेरिटेंस यानी मातृक वंशागति से संबंधित, या फिर कोशिका द्रव्य वंशागति यानी साइटोप्लाज्म इनहेरिटेंस से ये संबंधित। देखो आपको पता है कि जो वंशागति है वो केंद्रक से रिलेटेड होती है, इनहेरिटेंस को हम जेनेटिक्स के दौरान पढ़ेंगे। ठीक है, अभी बस इतना ही ध्यान रख लो। माइटोकॉन्ड्रिया वायवीय श्वसन का क्या होता है, स्थल होता है, और ये जो वायवीय श्वसन होता है वो कहाँ पर कंप्लीट होता है, क्रेब्स चक्कर में होता है, जो कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्रेब्स चक्कर है ना, ये क्रेब्स चक्कर कहाँ पर कंप्लीट होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में श्वसन के दो चक्कर होते हैं, एक क्रेब्स चक्कर होता है, एक ईटीएस चक्कर होता है। ये जो क्रेब्स चक्कर है ये कहाँ पर कंप्लीट होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में होता है। ये ईटीएस चक्कर कहाँ पर चलता है, ये देखो आपने देखा था ना इस तरीके से। ठीक है, ये क्या है, अरे ये क्या है, ऑक्सीसोम है, और ये ऑक्सीसोम का क्या है, हेड है, और ये जो ईटीएस चक्कर है ये इसमें क्या चलता है, इस हेड में चलता है। ठीक है, डिटेल से पढ़ेंगे इनको, आगे चलेंगे तब। और माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी का निर्माण होता है, एनर्जी करेंसी का क्या होता है, निर्माण होता है। तो ये था माइटोकॉन्ड्रिया, बहुत अच्छे से मैंने क्लियर कर दिया। यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, कंप्लीट होता है, तो हमारा एक सेल ऑर्गेनेल्स क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। आप सबको पता है ना, अरे पता है ना, ये क्या है, एक सेल है, और ये क्या है, सेल है, सेल में ये न्यूक्लियस पाया जाता है। ठीक है, बाकी ये क्या होता है, साइटोप्लाज्म होता है। इस साइटोप्लाज्म में यानी ये कोशिका द्रव्य होता है, इस कोशिका द्रव्य में बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स आपको देखने को मिलते हैं। इनमें से हमने एक क्या पढ़ लिया, माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ लिया। ठीक है, समझ में आ रहा है। मैं ये मान के चल रही हूँ कि बहुत अच्छे से क्या हो रहे, कंप्लीट हो रहे। जो बच्चे देखते हैं ना वो कमेंट किया करो भैया, ताकि मुझे पता तो चले कौन से बच्चे देख रहे हैं, कौन से नहीं देख रहे हैं। ठीक है, और जब बच्चों के साथ कनेक्शन होता है तभी प्रॉब्लम्स का पता चलता है कि क्या आ रही हैं क्या नहीं आ रही। अब देखो यहाँ पर सेल ऑर्गेनेल्स, ये माइटोकॉन्ड्रिया की जो हिस्ट्री वगैरह है वो मैंने आपको बता दी। ठीक है, साइज के बारे में डिस्कशन हमने कर लिया, आकृति बता दी, संख्या बता दी, कुछ अपवाद बता दिए, स्ट्रक्चर बता दी। ठीक है, ये डायग्राम है ही। दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग है, बाहर की साइड जो होती है उसको आउटर मेम्ब्रेन कहा जाता है, अंदर होती है उसको इनर मेम्ब्रेन कहा जाता है। दोनों के बीच में एक स्पेस पाया जाता है जिसको पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस कहा जाता है। ठीक है, और जो इनर मेम्ब्रेन होती है उस पर एक रैकेट जैसी स्ट्रक्चर पाई जाती है जिसको ऑक्सीसोम कहा जाता है। ये जो ऑक्सीसोम है ये क्रिस्टी के साथ में अटैच रहती है, जो ओसीपी प्रोटीन होती है उसके द्वारा क्या होती है, अटैच रहती है। ठीक है, हेड में यहाँ पर ईटीएस चलता है। ठीक है, ये माइटोकॉन्ड्रिया का जो मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स में क्रेब्स चक्कर चलता है जो कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। कुछ अपवाद यहाँ पर हमने डिस्कस कर लिए। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया को सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल क्यों कहा जाता है ये हमने देख लिया। ठीक है, और कुछ क्वेश्चंस वगैरह भी देख लिए, उत्पत्ति देख ली कि बैक्टीरिया से होती है। ठीक है, और ये माइटोकॉन्ड्रिया के कार्य देख लिए। तो इस वीडियो लेक्चर में इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो लेक्चर के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।